नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्यांशी हॉस्पिटल से, जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया B48 सेक्टर 5 पावर प्लांट के सामने में स्थित है। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वह विषय है फिशर। क्या होता है ये फिशर? ये बीमारी, जिसके बारे में हमने आज तक सिर्फ क्या समझते हैं कि गुदा मार्ग के ऊपर कोई भी तकलीफ हुई तो हमने उसको क्या मान लिया? हमने मान लिया कि वो बवासीर होती है। अब क्यों होता है फिशर? कैसे पहचाने कि मेरे को बवासीर नहीं फिशर है? इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज मैं लाइव आया हूं। आज की हमारी जो चर्चा है, सबसे पहले कि फिशर को कैसे पहचाने। फिशर के लक्षणों में पहचानने के लिए एक नॉर्मल इंसान को 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहली बात, अगर आपके गुदा मार्ग के ऊपर मल त्याग करने के बाद बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द काफी देर तक रहता है, तो ये वातज फिशर के लक्षण। आयुर्वेद में फिशर को परिकीर्तिका भी कहते हैं, यानी लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाना, जख्म हो जाना, या अगर मैं कहूं कि फिशर को नॉन हीलिंग अल्सर कह देना भी गलत नहीं हो। तो वातज फिशर की अगर हम बात करें, जो पहला लक्षण हमने चर्चा में लिया है, लगभग लोग जो दर्द में होते हैं गुदा मार्ग के बाद, मल द्वार करने के बाद गुदा मार्ग पे जो दर्द होता है वह फिशर का एक लक्षण है। इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते बूंद बूंद करके ब्लड आना, बूंद बूंद करके ब्लड आना, या लैट्रिन में लगा हुआ खून आना, यह भी कैसे लक्षण है? यह भी उस प्रकार के लक्षण है, यानी कि जो फिशर के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा गुदा मार्ग पे खुजली जैसा महसूस होना। अगर खुजली जैसा महसूस हो रहा है तब भी हम मान के चलें मरीजों को ऐसी तकलीफ होती है। अब ये जो तकलीफ होती है खुजली जैसी, यानी गुदा मार्ग पे क्या हो रही है? खुजली जैसी तकलीफ। लैट्रिन को करने के बाद बहुत सारे मरीजों में खुजली की तकलीफ रहती है। इसके अलावा प्रियंका बेटे सपोर्ट लगाओ, सपोर्ट लगाओ। जैसा हमने चर्चा किया, खुजली हो गई, दर्द हो गया। इसके अलावा लैट्रिन करने के बाद जलन होना। अमूमन जलन होना भी बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है, यानी गुदा मार्ग पे अगर मैं कहूं कि लैट्रिन करने के बाद उपरांत जो जलन होती है वह भी फिशर का ही लक्षण है। या कभी कभी हम जिसे मस्सा कहते हैं कि बाहरी मस्सा, खाल जैसी बाहर लटक जाना। कहां पर? घड़ी के अगर कांटे देखें तो फिशर लगभग कहां होते हैं? 6 o'clock, यानी घड़ी को देखें, ये मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी पे जो 6 नंबर का कांटा है 6 o'clock, यहां पर फिशर होता है, या 12 o'clock पे फिशर होता है। अगर हम बात करें तो 67% लगभग केसेस में फिशर यहां होता है। इसके अलावा 17% फिशर ऊपर की तरफ होता है और 20% कहीं भी हो सकता है। 10% कहीं भी हो सकता है, यानी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये लगभग क्या होता है? स्ट्रेन करने की वजह से जो कट लग जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं जी कट लग गया, नॉन हीलिंग वुंड हो गया, जिसको हम अल्सर कहते हैं। अभी जो फिशर है इसके 2 प्रकार और हैं। अगर 6 हफ्ते के अंदर आपको ये तकलीफ हुई, यानी पहली बार जब कभी भी हुई 6 हफ्ते के अंदर हुई, चाहे आप ठीक हो गए हो, यानी कि गुदा मार्ग पे दर्द हुआ लैट्रिन करने के बाद, जलन हुई,
खुजली हुई या ब्लड आया। ये चारों लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं 6 हफ्ते के अंदर, तो उसे कहेंगे अक्यूट फिशर। अक्यूट फिशर में लगभग हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास गए, लोकल डॉक्टर के पास गए, वो आपको लगाने की क्रीम, कुछ खाने की गोलियां, गर्म पानी में सिकाई बताते हैं। बहुत सारे मरीजों में इसमें आराम मिल जाता है। परंतु जो क्रॉनिक फिशर है, यानी अगर 6 हफ्ते से ज्यादा ये तकलीफ हो गई है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक फिशर। यानी 6 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते के अंदर या 6 हफ्ते के बाद, आप मान लीजिए मतलब 6 वीक्स का टाइम अगर हो गया हो, करीबन कह सके तो 1.5 महीने का समय अगर हो गया हो, आपको कभी कभार दर्द होना, कभी कभार खुजली होना, कभी कभार खून आना, या कभी कभार जैसे कह सकते हैं आप खुजली, दर्द, खून और जलन, और खाल सी लटक गई हो बाहर, तो आप समझे इट इज अ क्रॉनिक फिशर। क्या ये क्रॉनिक फिशर? मैंने अब ये जो फिशर है ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया है, ये ऐसा जख्म हो गया है जो अब किसी क्रीम से नहीं भरेगा, किसी गोली से, किसी एंटीबायोटिक से अब ये नहीं भरेगा। होता क्या है ऐसा कि मैं इतने दावे से कह रहा हूं? होता क्या है, ये जो फिशर होता है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर मेरे टॉप में देख रहे हो, एक फिगर दिख रही है जहां पर हम देख पा रहे हैं 2 नसें एक ऐसी आ रही हैं, 2 नसें। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप ले जाके दिखाता हूं। ये देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 2 नसें हैं। इसे कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इसे कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये समझ लीजिए मल निकल रहा है और ये मल द्वार पे लगा जख्म है, और ये जो खाल सी लटक गई ये हुआ आज ये आपका स्किन टैग। तो जैसा अभी आपने मेरी स्क्रीन पे ऊपर देखा, ये 2 प्रकार के स्फिंक्टर होते हैं। इन स्फिंक्टर के बेड के ऊपर, यानी इसके ऊपर जख्म पैदा हो जाता है और हमें सफेद सफेद रंग का जब घाव दिखता है, यानी हल्का सा सफेदी आ गई, इसका मतलब इस पे पैदा हो गए फाइब्रस बैंड। फाइब्रस बैंड क्या है? ये एक तरीके की आप समझ लीजिए सख्त रेशा वहां पैदा हो गया। अब वो क्या करेगा, इसी फाइबर स्फिंक्टर के ऊपर ये दिन प्रतिदिन वो बैंड उसको सख्त करता जाएगा, यानी गुदामार्ग को सख्त। एक्चुअली हमारी गुदामार्ग कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, कि जब लैट्रिन टाइट आए तो खुल जाए, जब पतली आए तो कोई बात नहीं, जितने स्पेस में काम चल जाए, यानी ये इस प्रकार होनी चाहिए। परंतु जब ये फिशर बन जाता है तो ये खुलने की बजाय सख्त 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 होती चली जाती है, दिन प्रतिदिन सख्त होती चली जाती है। लेकिन ये बात आज आपको समझनी पड़ेगी, एनल वॉल यानी अंदर गुदा मार्ग में एनल वॉल्स होते हैं जिनका काम है, जैसे 3 गुद्दवल्लियां आचार्य सुश्रुत ने कही हैं। पहली का नाम है रोहिणी, जो रोकने का काम करती है, प्रवाहिनी और सावर्णी। तो जो सावर्णी है जिसका काम अपने स्थिर स्थान पे सब सामान को वापस लाना है, जब उस पे इंजरी हो जाती है तो वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। जब वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है तो नीचे, यानी कि ये अगर बोलूं तो ये अंदर की तरफ होती है, ये पूरी तरह बंद नहीं हो पाएगी, तो बाहर की जो जगह है ये भी पूरी तरह बंद नहीं हो पाएगी और रगड़ लग जाएगी। यानी कि गुदा मार्ग के अंदर जब चोट लगती है टाइट लैट्रिन से तो ये छिल जाती है, और इसके छिलने की वजह से जो आगे जख्म दिखता है, यानी जो जख्म हम देख रहे हैं वह क्या है? शोरूम। डिफेक्ट कहां हुआ? अंदर फैक्ट्री में। जैसे हमने कल चर्चा की थी, कहने का मतलब जो कल लोग नहीं मेरा लाइव देख पाए थे उनके लिए मैं जानकारी रूप में बता रहा हूं। यानी कि अगर आपके एक ही जगह पर बार बार कोई तकलीफ आ रही है,
एक पीस में आई तो हम समझ गए जी शोरूम में डिफेक्ट था, परंतु एक ही पीस पे यानी एक ही मान लीजिए अगर ये हम अचकन की ड्रेस की बात करें, एक ही जगह एक जैसा कट सब पे आए तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी मशीन का डिफेक्ट है। यहां पर जिस मसल ने या जिस मांसपेशी ने गुदा मार्ग को यथास्थान बैठाना था, डिफेक्ट उसमें हुआ है, बाहर क्रीम लगाने से वह ठीक नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी अक्यूट फेज में हमने लगाई, आराम पड़ गया, लेकिन अब आराम नहीं पड़ पा रहा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह कारण ये है कि अब आपको चिकित्सा अंदरूनी हिस्से की करनी पड़ेगी, तब आपका फिशर रिपेयर होगा। बाहरी क्रीम लगाने से अब चिकित्सा आपकी नहीं हो पाएगी। तो क्रॉनिक फिशर आपको समझ में आया, यानी क्रॉनिक फिशर में क्या हुआ, फाइब्रस बैंड बन गए, ये फाइब्रस बैंड सख्त हो गए, गुदा मार्ग को सख्त कर दिया। अब जब जब लैट्रिन जाएगी सुबह आपको बहुत तकलीफ होगी, और कभी अगर लूज मोशन भी होंगे तो भी आपको दर्द होगा, क्योंकि कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को तो हार्ट सुला ही नहीं रहा, एक बार आया था उसके बाद से लूज मोशन हो रहे हैं, मैंने स्टोर से लेके पेट सफा, सॉफ्ट वैक, लूज या कह सकते हैं इसब घोल की भूसी, कैस्टर ऑयल, त्रिफला, लवण भास्कर, ये सब खाया, लेकिन उसके बाद से लूज तो आ रहा है परंतु मेरा दर्द नहीं जा रहा है। तो कारण समझ में आया आपको कि जो मसल जिसका काम है सावरणी, जिसका काम है सारे गुदा मार्ग को यथास्थान मतलब लैट्रिन पास करने के बाद जो यथास्थान वापस लाने का जो काम है वह ढंग से नहीं कर पा रही है, वो बीमार हो गई है, उस वजह से उस मरीज का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा सा मॉडर्न वे में मैं आपको समझाता हूं ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली गुदा मार्ग में आपके ऊपरी सतह में और एक नीची सतह, यानी कि 12 o'clock और ये 6 o'clock, अगर हम घड़ी के कांटे देखें तो ये 12 o'clock, ये 6 o'clock, इस वाले को एंटीरियर कमिश्नर कहते हैं, निचले वाले हिस्से को पोस्टीरियर कमिश्नर कहते हैं, यानी जो स्किन जा रही होती है ना पीछे रीढ़ की हड्डी तक और ये जाती है पोथे तक या स्त्री की वजाना तक। तो इसमें पोस्टीरियर कमिश्नर में क्या होता है, इसके अंदर जो फाइब्रस बैंड पड़ गया या इसमें जो जोर लगाना पड़ रहा है, जो टाइट हो रहा है, सख्त हो रहा है, इस वजह से इस पोस्टीरियर कमिश्नर के पास ब्लड सप्लाई घट जाती है, बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर इस्चीमिया होने लगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी घट गई। तो ये जो जख्म है ये नहीं भरता, यानी जख्म पे तो ब्लड सप्लाई है परंतु जो मसल है, जो स्पिंस्टर है, उसकी ब्लड सप्लाई यानी लोकल आपकी कैपिलरीज में ब्लड तो आ रहा है लेकिन जो और जगह सप्लाई जानी चाहिए वहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या होता है, जख्म नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो नॉन हीलिंग अल्सर कन्वर्ट हुआ, अभी नॉर्मल क्रीम से, टैबलेट लेने से ये हील नहीं करेगा। अब अल्सर की चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। कुछ नुस्खे घर के लिए बताता हूं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं इसकी चिकित्सा के रूप में। सबसे पहले आप जो है स्क्वांटिंग एक्सरसाइज, स्क्वांटिंग क्या होती है, उकड़ू बैठना, इसको शुरू करें। दूसरा, मतलब आपको मल पास करने के बाद उकड़ू 5 से 7 मिनट बैठना है। जिन लोगों के घुटने में दर्द है उनसे नहीं कह सकता, परंतु जो लोग स्वस्थ हैं वो उकड़ू बैठने का प्रयास करें। मैं मल त्याग करने के बाद की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज फॉर्म की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या करें, जो ये बाहर का हिस्सा है यानी जो सख्त हो गया है, आप तिल का तेल ले लें। तिल के तेल से क्या करनी है, यहां मालिश करनी है। बाहर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर छूने की बात ही नहीं कर रहा हूं, यानी बाहरी रूप से मालिश करनी है। मालिश कर ली, अच्छे से मालिश कर लिया आपने, ऊपर भी कर ली और नीचे भी कर ली। अच्छे से मालिश करने के बाद अब आपको क्या करना है, गर्म पानी आपने कर लिया, गर्म पानी में फिटकरी, हल्दी और थोड़ा सा त्रिफला डाल लें आप। अब कैसे कि त्रिफला की मात्रा रखें 1 से 1.5 ग्राम, हल्दी रखें 500 mg के आसपास और फिटकरी चुटकी भर। फिटकरी का स्फटिक के नाम से चूर्ण मिल जाता है, उसको ले लीजिए। बना बनाया सिट्स बाथ पाउडर जिसमें पंचवल्लक क्वाथ भी जुड़ा हुआ है,
ये नेट पे अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो घर की नुस्खों की बात चल रही थी, तो मैंने बताया फिटकिरी ले लें, थोड़ा त्रिफला ले लें और थोड़ी हल्दी ले लें। उस टब में डाल के आपको बैठना है, अपने कूल्हे को उसमें रखना है, और यानी तेल लगाने के बाद, जो आपने तेल लगाया उसके बाद उसमें बैठना। अब उसकी होगी सिकाई। और अब पानी खाली बैठे नहीं रहना, गुदा मार को हल्का सा अंदर की तरफ खींचे, फिर छोड़े, अपने आप खींचे और छोड़े। यानी अब आपको मसल की एक्सरसाइज करनी है, गुद मार्ग की मसल की। यानी उसके अंदर अब आप फ्लेक्सिबिलिटी, मुलायमपन, लचकीलापन वापस लाएंगे। यानी पहले जो ये आराम से खुल जाती थी, अब वो खुलनी में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा और क्या करना है, ऑयल पाइल क्योर अवेलेबल है। उसके अलावा वैसे बहुत उत्तम है पाइल क्योर, हमने अपनी रिसर्च से इसको बनाया, परंतु अगर आप घर पे करना चाहें तो उसके लिए आपको बताता हूं कि आपको ये पाइल क्योर ऑयल या कासिस से आदि ऑयल आपको मिल जाता है। और इस ऑयल को क्या करना है, एक रबड़ कैथेटर ले लीजिए, सिरिंज ले लीजिए, उससे गुदा मार्ग के अंदर डाल के, यानी कि मल पास करने के बाद आपको वो ऑयल पुश करना है। कितना, 10 ml की सिरिंज लीजिए, रबड़ कैथेटर, आप जाएंगे किसी मेडिकल स्टोर में, बोलिए रबड़ कैथेटर दे दो पतले वाला, और उसके आगे हल्की सी जेली लगाइए। अब मैं इस पूरा प्रोसेस समझाता हूं। 10 ml आपने पाइल क्योर ऑयल भरा, ऑयल पाइल क्योर भरा आपने, रबड़ कैथेटर आगे लगाया, हल्का सा पुश किया कि हवा जो उस पाइप में हो वह निकल जाए, निकल गई, आगे तेल आ गया। अब उसी तेल जो है उसको उसी पाइप के ऊपर जो थोड़ा सा आया है लगा लीजिए कि मुलायम हो जाए, कि अंदर जाते वक्त गुदा मार्ग में कोई चोट ना लगे आपको। और हल्का सा उसको पुश कीजिए, करीबन इतना आपको पुश करना है, 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास, इतना ही पर्याप्त है। इतना ही छोटा सा आप बस अंदर डाल दीजिए उस पाइप को, और डालने के बाद 10 ml की जो सिरिंज आपने ली उसको दबा दीजिए, तो वो ऑयल गुदा मार्ग के अंदर चला जाएगा। अब ये क्या कार्य करेगा, ये अंदर उस जगह पर जिस बेचारे को चोट लगी थी, किसको, अंदर की मांसपेशी, सावरणी जो गुद्दवल्ली थी जिसको चोट लगी थी, अब ये उसके ऊपर दवाई का कार्य करेगा। लैट्रिन पास करने के बाद क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब तो जगह खाली हो चुकी है, तो अब वो तेल आराम से लग पाएगा। लैट्रिन भरी होगी तो लगाने में दिक्कत आएगी। ये रात्रि को भी आप लगा सकते हो, परंतु प्रयास करें कि सुबह तो आपको लगाना ही लगाना है, लैट्रिन पास करने के बाद। तो तेल आपने डाला, अब वो तेल क्या करेगा, अंदर जितनी मांसपेशी है इसको मुलायम कर देगा। इस प्रक्रिया को 20-25 दिन के आसपास लगेगा, क्योंकि जख्म हो गया है, और ऐसा जख्म जिस पे रोज सुबह मल लगता है, पट्टी लगती है, रोज इन्फेक्शन उस पर होता है, तो जरूरी है। तो प्रोसेस समझे। नंबर 1, सबसे पहले बाहर ऑयल लगा के मसाज करेंगे, सिकाई करेंगे, सिकाई के बाद ऑयल पाइल क्योर, सिकाई के लिए सजपात पाउडर, ऑयल पाइल क्योर लिया, और 10 ml वो ऑयल गुदा मार्ग पे अंदर डाला। इसके अलावा आपको अपने भोजन को इंप्रूव करने के लिए प्रयास करें कि किसी भी प्रकार का बायाबादी आप कुछ दिन के लिए छोड़ दें, जैसे कि बैंगन, फूल गोभी, राजमा छोले, गरम मसाला। खाली पेट चाय पीना भी बादी करता है। बिस्किट, फैन, मट्ठी, ब्रेड, मैदे से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग, अगर आप आटा बैड भी कह रहे हैं मुझे, तो उसका भी आप कुछ दिन के लिए प्रयोग ना करें। सुबह सबसे पहले आप फ्रूट्स को ग्रहण करें, इजी टू डाइजेस्टेबल, शरीर में क्षमता देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा। और उसी फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण, पिपली, मारीच और शुंठी का बना चूर्ण थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दें और उसको ग्रहण करें। जिन लोगों में जलन हो रही है वो मात्रा कम रखें पिपली, मारीच, शुंठी की, और उसको स्प्रिंकल करें। वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर भोजन प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पूरा मदद करेगा, दीपन भी करेगा और पाचन भी करेगा। इसके अलावा टैबलेट पाइल क्योर आप ग्रहण कर सकते हैं, बहुत उत्तम काम करेगी। या वातज अर्श, पित्तज अर्श, कफज अर्श
और रक्तजश। वातज में दर्द होता है, पित्तज में जलन होती है, कफज में खुजली होती है और रक्तज में ब्लीडिंग होती है। उसी हिसाब से ये टैबलेट्स अवेलेबल है। वातजश, पित्तजश, कफजश, रक्तजश, ये दवाई ले सकते हैं। अब इसके अलावा जिन लोगों को खून ज़्यादा गिर रहा है, मैं एक देसी नुस्खा आपको बताता हूँ। गेंदे का फूल, जिसे पीला फूल हम जो भगवान को चढ़ाते हैं, प्रतिदिन माला में डालकर उस फूल के पत्तियों का रस निकाल ले, थोड़ा उसके अंदर धुरवा घास वो मिला ले और दोनों को मिलाकर उनका रस निकाल ले। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ले। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी उसमें आराम चाहिए तो नारियल के बाल निकाल लें, जिसको उशीर भस्म भी हम कहते हैं, उनको आग लगा लें। आग लगाने के बाद जो भस्म बची, यानी जो पाउडर बचा काला काला सा, उसको क्रश करके उसका 1 चम्मच सुबह उसी भस्म का, जो नारियल की भस्म बन गई है, तो उसका क्या करना है, 1 चम्मच पूरे दिन के अंदर लेना, यानी कि 1/4 चम्मच के आसपास सुबह ले लें, 1/4 चम्मच दोपहर में और 1/4 चम्मच रात में। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम, आधे चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा, ये शुरू में ले आप। जब थोड़ा ठीक होने लगे तो उस भस्म की मात्रा, क्योंकि भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती होती है, परंतु ये पुटपाक से बनाई भस्म नहीं है, सिर्फ पाउडर से बनाई भस्म है। ये थोड़ी सी मात्रा इसकी ज़्यादा ले सकते हैं। नारियल के बाल, सूखे नारियल के बाल, उनको आग लगा के बनाना है आपको। ये आप ग्रहण करें, जिससे आपके खून में कंट्रोल होगा। जब जलन हो रही हो तो मिर्ची का त्याग कर दें। नॉनवेज आपको नहीं खाना जब आपको फिशर हो। किसी भी प्रकार का मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत देर बैठे नहीं रहना है। प्रोलॉन्ग ड्राइविंग, बहुत लंबी देर तक ड्राइव नहीं करना है। ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये क्रॉनिक फिशर से आप जीत पाएंगे। ध्यान रहे, वायु के प्रकोप के बिना पेट में गैस बनना, गुड़गुड़ाहट बनना, मल का सख्त होना, ये संभव नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि वायु का शमन तो अति आवश्यक है, इसलिए वहां पर ऑयल लगाने को कहा। अगर आप जो वायु के प्रदेश हैं, जैसे कि कटी, बैक, शक्ति, जंगा, उरु, ब्लैडर, अगर इस पे भी ऑयल लगाएं तो अच्छा रहेगा। एक उत्तम निर्णय रहेगा आपके हैंड से कि इससे वायु का भी शमन हो पाएगा। इसके अलावा शारपातन कर्म, जो आचार्यों ने कहा है फिशर के अंदर, बहुत ही उत्तम कर्म। ऐसा फिशर जिसके अंदर शारपातन कर्म अगर किया जाए तो मरीज में बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। शार, अपमान शार, स्नूही, हल्दी, इसका पेस्ट गुदा मार्ग पे लगाना है जहां पर फिशर हुआ है। ये नॉन हीलिंग वुंड को हीलिंग वुंड में कन्वर्ट कर देता है। एक ओपीडी प्रोसीजर है, आराम से ओपीडी में किया जा सकता है। वॉक इन आप आइए, करवा के 1-1.5 घंटे बाद अपने आराम से घर जाइए। कई मरीजों में जहां बहुत सिवियर पेन है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हमको क्या करना पड़ता है, लॉर्ड्स एनल डायलेटेशन। डायलेटर मिल जाता है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, डायलेट, यानी गुदा मार्ग को थोड़ा ढीला कर देते हैं, यानी इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे। ढीला करने से क्या होगा, इस गुदा मार्ग को ढीला करने से कि आपका जो मल है वो आराम से निकल पाएगा। जिन लोगों में इससे भी आराम नहीं पड़ता तो डॉक्टर्स क्या प्लान करते हैं, लेटरल पार्शियल इंटरनल स्पिंचरेक्टमी, यानी एक जो स्पिंस्टर का जो एंड है, सिर्फ उसको हल्का सा, जैसे समझ लीजिए आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक नक्का ढीला कर दीजिए। उस स्प्रिंग की ताकत में कोई कमी नहीं आती है, परंतु मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जो पोस्टीरियर कमिश्नर है उसको ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, फाइब्रस बैंड ब्रेक हो जाएंगे और सामर्थ्यवान शक्ति प्राप्त हो जाएगी गुदा मार्ग को। इसके अलावा कई डॉक्टर्स के अंदर शारसूत्र बंधन भी करते हैं क्रॉनिक इनल फिशर के अंदर, यानी जहां फिशर बहुत पुराना हो गया हो वहां पर शारसूत्र बांधने से जो जख्म है, इसकी नॉन हीलिंग प्रॉपर्टी है, वह हीलिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रकार जो चिकित्सा आज अवेलेबल है, हमें उनको समझ के, उनका ज्ञान लेके, यानी फिशर होता क्या है, गुदा मार्ग पे कट, जो अंदर, यानी अंदर जो हमारी थर्ड ट्रांसफर्स लेयर ऑफ हस्टन, जिसको हम सवर्णी गुद्दवल्ली भी कहते हैं, उसमें चोट लगने की वजह से, इनल वॉल में चोट लगने की वजह से आगे फिशर डेवलप होता है।
तो आज हमें क्या समझना है कि खाली बाहर क्रीम लगाने से या खाली हल्का सा तेल लगा देने से आपको क्षणिक कुछ क्षणों की शांति तो मिल सकती है, बट परमानेंट क्यूर उस बीमारी का नहीं मिल सकता। तो परमानेंट क्यूर के लिए मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जागरूकता लाएं। जब ये जागरूकता लोगों में आएगी तभी आप समझ सकते हैं इस जागरूकता से समाज का एक पॉजिटिव भला होगा, और इस पॉजिटिव भले से लोगों को क्या फायदा होगा कि वह सही उपचार सही स्थान से पा पाएंगे। इसके लिए जैसे मैंने कल चर्चा की थी, एनोरेक्टल सर्जन ही यानी गुद रोग विशेषज्ञ ही आपको ये पूर्णतः जानकारी दे सकता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है। जो डॉक्टर्स जिनके पास गुद रोग के विषय में ऐसी जानकारियां नहीं है, वह बेचारे ज्ञान के अभाव में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और टॉपिकल ऑइंटमेंट्स यानी कि क्रीम देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ क्षणों का कुछ देर का आराम तो मिलता है, परंतु परमानेंट फिक्स आराम नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हैं परमानेंट फिक्स आराम आपको मिले तो अब आपको गुद रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना पड़ेगा। ये कहां आपको मिल सकते हैं, आपके क्षेत्र में। इसके अलावा www.sandhya-medicity-india.com ये वेबसाइट आपके क्षेत्र में, आप ही के इलाके में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, ट्रेंड, सर्टिफाइड किए हुए गुद रोग विशेषज्ञ पूरे भारतवर्ष में आपको इस वेबसाइट से प्राप्त हो जाएंगे। यानी आप अपने क्षेत्र में उनका नाम देखकर उनसे संपर्क स्थापित करके इसकी सफलतम और पूर्णतम चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट अभी अपडेट पे चल रही है, 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके हर क्षेत्र में, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, बंगाल हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तरांचल हो, एमपी हो, बिहार हो, यूपी हो, सब जगह पर, सब राज्यों में, सब क्षेत्रों में मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए करीबन 8,500 ऑपरेशन मैंने अब तक किए हैं, और कई हजारों मरीजों को जिनका ऑपरेशन के बिना भी हमने उपचार किया है, और करीबन 2,500 डॉक्टरों को हमने इस विषय के ऊपर ट्रेनिंग दी है, जानकारी दी है कि वो किस प्रकार सुचारू रूप से गुद रोग की चिकित्सा करें। और जो लोग शर्मवश, घबराहटवश अपनी बीमारी अपने डॉक्टर से पूरी तरह बता नहीं पाते हैं, अगर बता दी भी तो डॉक्टर को, क्योंकि वो गुद रोग विशेषज्ञ नहीं है, वह प्रोक्टोलॉजिस्ट नहीं है, वो प्रॉपरली ना तो चेक कर पाता है, ना ही प्रॉपर निर्णय ले पाता है, और ना ही उसका पूरी तरह उपचार कर पाता है। अधिक जानकारी के लिए इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे डॉक्टरों तक भी ये जानकारी मिल सके, जो मैंने एक लोकल भाषा में समझाया है कि कैसे समझें आप परिकीर्ति का यानी कि फिशर इन एनो को, और कैसे करें उसका सुचारू रूप से, सही रूप से, मेडिकल फ्रेटर्निटी के अकॉर्डिंगली इलाज। और हमारे अस्पताल जहां से आज मैं लाइव आया हूं, संधानची हॉस्पिटल, ये पवाना इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक आयुष अस्पताल है, जहां पर गुद रोग विशेषज्ञ अवेलेबल होते हैं। गुद रोग की चिकित्सा एवं पंचकर्मा की मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी अब आप मेडिक्लेम से भी अपने गुद रोग की चिकित्सा एवं पंचकर्म की पूरे शरीर की चिकित्सा करवाएं, और आपकी मेडिकल कंपनी, चाहे वो चोलामंडलम हो, आईसीसी लंबार्ड हो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो, HDFC एर्गो हो, जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट, यानी आप अगर हमें पेमेंट करते हो और हम उसको रीइंबर्स कराते हैं तो वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एकमात्र अस्पताल इस पूरे क्षेत्र में है जहां पर ये सुविधा आप हमसे ले सकते हैं। संपर्क करने के लिए लिखिए नंबर 7428177717। इसके अलावा
12735338। और जैसा कि अब हमारा समय समाप्त हो गया है, अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय में। नमस्कार, धन्यवाद।